एजुकेशन लोन भैया रशिया के लिए मिलता है क्या? और मिलता है तो कितना मिलता है? उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है? मेरे पापा खेती करते तो मिलेगा क्या? भैया हमारे पास कुछ मॉर्गेज नहीं है तो मिलेगा क्या? बहुत सारी चीज़ें हो गई बच्चों के बारे में बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके बारे में। सबसे पहले कि मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरा चैनल देखते हैं और आपको इसमें बहुत सारा मदद मिलता है अब्रॉड के एडमिशन रिलेटेड तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बिल्कुल फ्री है, आपको जाके बस दबा के आना है। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम लोकेश राउत है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से है और मैं 6th ईयर में हूँ, फाइनल ईयर में। और लगभग ये मेरा आखिरी साल है। जून 2025 में मैं यहाँ से चले जाऊँगा। अभी मैं आपको बताऊँगा एजुकेशन लोन के बारे में। मेरी ये वीडियो रहेगी। सबसे पहले एमबीबीएस रशिया में ही नहीं, एमबीबीएस बहुत सारी कंट्री में होता है, किर्गिस्तान में, नेपाल, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत सारे देश है। बट आई विल टॉक अबाउट रशिया क्योंकि रशिया इज़ द मोस्ट फेमस ऑप्शन। और रशिया ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ने रशिया में ही आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पढ़ने के लिए बजट मिनिमम कितना लगता है? तो कोई भी कॉलेज आप चुन करें, कोई भी कॉलेज चूज करें, कम से कम हर कॉलेज की फ़ी और हॉस्टल मिला के 2.5 लाख रुपए आपको हर साल देना पड़ेगा। कोई भी कॉलेज आप चूज करें रशिया में, कॉलेज फी और हॉस्टल फी मिला के कम से कम 2.5 लाख ही देना पड़ेगा। 2.5 लाख या 2.5 लाख प्लस। तो आपको हर साल का 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा है मिनिमम टू मिनिमम कॉलेज में। बाकी हाई बेड कॉलेज में फिर 5 लाख पर ईयर, 5.5 लाख पर ईयर, 6 लाख पर ईयर, ऐसा होता है। बट अगर आप बेसिक देखें तो, और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ यदि आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो कभी भी आप लो बजट कॉलेज ही चूज करें। मैंने हमेशा बच्चों को बोला कि एजुकेशन लोन मतलब कभी भी सस्ता कॉलेज चूज करें, क्योंकि आप अगर 30-35 लाख का बड़े हाई बजट कॉलेज का एजुकेशन लोन लेंगे तो उसको फेरते फेरते 50-55 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, जो कि ईजी नहीं है। इट्स वेरी टफ टू पे अ लोन। ठीक है। अब मैंने भी एजुकेशन लोन कराया था। मैंने जो एजुकेशन लोन कराया वो पंजाब नेशनल बैंक से कराया। ठीक है। मेरा एजुकेशन लोन था 7.5 लाख रुपए का, 7.5 लाख का मैंने एजुकेशन लोन था। 8.5% इंटरेस्ट रेट था। 2020 की बात है। जब मैं यहाँ से घर गया, कोविड आया, तो देखिए मैं 2019 में आई टूक एडमिशन। 2020 मार्च में कोविड केम एंड देन 2021 के जुलाई में आई वेंट एंड फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये सब मैंने लोन का प्रोसेस किया। 8.5% के हिसाब से मैंने 7.5 लाख का लोन लिया। एजुकेशन लोन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विद मॉर्गेज, एक होता है विदाउट मॉर्गेज। मॉर्गेज मतलब ऐसा कोई कोलेटरल, ऐसी कोई वस्तु जो आप बैंक में गिरवी रख सके, जिसके बिहाफ पे बैंक आपको पैसे दे। अब मॉर्गेज किस किस प्रकार के एक्सेप्टेड होते हैं? मॉर्गेज में कभी भी उसमें भी होता है, फिर एक लिक्विड फंड्स होते हैं जिसमें आपकी LIC पॉलिसी आती है या आपका गोल्ड आता है, ये सब चीज़ें आती है। तो मॉर्गेज में कभी भी बंजर जमीन, प्लॉट या जो बेड लैंड है, जैसे प्लॉट हो गया, एक खेत हो गया, इस चीज़ पे कभी भी लोन नहीं मिलता। मॉर्गेज के कभी भी आपके पास एक मोस्ट केसेस में आपके पास एक शॉप या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या जो भी, जहाँ छत हो या आदमी रह सके, जनरली फ्लैट, घर। अब किसी किसी का गांव में घर होता है तो उसको भी प्रॉपर सैंक्शन चाहिए अपने, उसका जो घर है वो प्रॉपर, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी नगर परिषद आ गया, तो नगर परिषद के हिसाब से वो आपका जो घर का है, इसको RL करना बोलते हैं। आपके माता पिता को उसके बारे में पता होगा। ऐसा नहीं कि आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट वो दे दिए, नहीं। अगर नगर परिषद हो, नगर परिषद के हिसाब से आपके उस डॉक्यूमेंट का पूरा RL आपको कराना पड़ता है, आपका प्लॉट का या घर का। उसमें आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 40 रुपये 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, वो जितना आपका प्लॉट हो उतना पैसा वैसा पे करना के आपको डॉक्यूमेंट क्लियर करना पड़ता है। तो आइए, आपके पेरेंट्स को इसकी टेक्निकलिटी ज़्यादा पता होगी, बट सभी पेरेंट्स सुने कि जनरली NATP होना चाहिए। सिर्फ NA नहीं जमता है, आपको NATP ही चाहिए। NATP नहीं है तो फिर RL पूरा सैंक्शन वैंक्शन जो भी चाहिए। मुझे थोड़ी बहुत ही कम जानकारी है अभी इसमें अपन पढ़ने के, बट गांव का मेरा घर है, इसके नाम पे है, बाकी कोई कागजात नहीं है, तो ऐसा लोन नहीं मिलता है। प्रॉपर सिस्टमैटिक वाइज होता है। आप जब बैंक में जाते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर बैंक आपकी फाइल लेता है। ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस तो बैंक बोलता है कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल नाम की साइट होती है। एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल नाम की साइट होती है, उसमें आपको सबसे पहले अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, आपको बैंक चूज करना पड़ता है, आपको अमाउंट फिल करना पड़ता है, एक बेसिक उसमें लिखना पड़ता है क्या क्या रिक्वायर्मेंट्स है, कौन सी बैंक से लोन लेना है, कितना अमाउंट चाहिए। उसके बाद
विद्यालक्ष्मी पोर्टल में जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर और या लोन नंबर मिलता है। फिर उसका PDF निकाल के आप बैंक जाते हो कि हाँ मैंने अभी विद्यालक्ष्मी से अप्लाई कर लिया है, अब आगे बताइए। तो फिर विद्यालक्ष्मी वो बैंक चेक करता है, फिर आपकी फाइल बनती है, बैंक आपसे डॉक्यूमेंट मंगाती है। तो अगर उसमें आप मॉर्गेज के साथ लोन ले रहे हो, अब आप बोलो कि भैया जब विदाउट मॉर्गेज लोन मिलता है तो मॉर्गेज के साथ लोन क्यों ले, तो आगे बता दो उसके बारे में। तो ठीक है, विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई, सबसे पहले आप बैंक जाएंगे, मैनेजर बोलेंगे सर मुझे लोन चाहिए, मैनेजर बोलेगा कहाँ जा रहे हैं, मैं आप रशिया जा रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप एक काम करिए सर, विद्यालक्ष्मी पोर्टल एक साइट है, वहाँ पे अप्लाई करिए, वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरिए। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद में एप्लीकेशन सबमिट होगी, उसके बाद एक लोन एप्लीकेशन ID मिलता है आपको। सर आपकी जब लोन एप्लीकेशन ID हुई तो आप मेरे पास आ जाइए, सर मेरे को लोन एप्लीकेशन ID मिल गई, ये सर मेरी लोन एप्लीकेशन ID। फिर बैंक अपने सर्वर में जाके लोन एप्लीकेशन ID फिर चेक करता है आपके नाम का, उसमें एक लोन के लिए एप्लीकेशन होता है PNB में, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का। आपको बैंक सेलेक्ट करनी पड़ती है कहाँ से लोन लेना, आप 2-3 बैंक में भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर बैंक बोलते हैं कि चलो ठीक है सर हम आपका एक्सेप्ट करते हैं, अभी आपको ये डॉक्यूमेंट लेंगे, आपने सब डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, उसके बाद सर आप मॉर्गेज रख रहे हैं। तो उसके बाद एक प्रॉपर वकील टाइप आता है जो आपका पूरा घर चेक करता है, पूरा मैपिंग वैपिंग करता है, कि एस्टिमेटेड वैल्यू निकालता है घर का आपका, कि एस्टिमेटेड वैल्यू कितना होगा। सो अगर आपके घर का वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ यदि आपके घर का वैल्यू, तो आपको 85 लाख का लोन मिलेगा। समझ रहे हो, 1 करोड़ का घर है तो भैया 1 करोड़ का लोन मिलेगा कि नहीं। आपका जितना भी मॉर्गेज वैल्यू है उसका 85% आपको लोन अमाउंट सैंक्शन होता है। वॉट एवर द मॉर्गेजेस, उसका 85% ही आपको लोन मिलता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, समझ लो। यदि मुझे 85 लाख का लोन चाहिए तो मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की होनी चाहिए, 15% ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और 85% समझ लो। मतलब 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो 85 लाख लोन मिलता है, इजी। चलो वेरी गुड। अब इसके बाद में आपका सब हो गया, फिर आपका ये सब फिर धीरे धीरे प्रोसेस होता है, फिर प्रोसेस सैंक्शन होता है, फिर आपको लोन मिलता है, ऐसा होता है। अब जो मैंने बोला कि आप बिना मॉर्गेज के भी लो सकते हो, देखो 7.5 लाख रुपए तक यदि आपको लोन चाहिए वो बिना मॉर्गेज के मिलता है। लेकिन यदि आपको लोन 7.5 लाख के ऊपर चाहिए तो आपको उसमें कुछ ना कुछ गिर रखना पड़ता है। मैंने 7.5 लाख का लोन लिया था, ओके, और मैंने बिना मॉर्गेज के लोन लिया था। सो 7.5 लाख का बिना मॉर्गेज मिलता है। उसमें फिर प्रॉपर आपके पापा की एक सैलरी अकाउंट होना चाहिए, है ना, उसमें एक गारंटर भी रखना पड़ता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। उसमें बैंक आपको बता देगी, बट मैंने आपको 2 हिस्से बता दिए, 7.5 लाख का विदाउट मॉर्गेज और 7.5 लाख के ऊपर विद मॉर्गेज। इसमें बहुत सारे बैंक फिर बोलती हैं कि नहीं 7.5 लाख के लिए भी आपको रखना पड़ेगा मॉर्गेज। तो ये चीज़ें बैंक टू बैंक, ब्रांच टू ब्रांच, एरिया टू एरिया, स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी कर सकते हैं। कोई मैनेजर्स कोऑपरेटिव होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, कुछ ज़्यादा बदमाश होते हैं जो बोलेंगे नहीं 7.5 लाख के लिए भी रखना पड़ेगा, हम तो देते ही नहीं बिना मॉर्गेज। तो फिर उसमें आपका नसीब खराब है। बैंक ऐसा भी बोल सकते हैं कि नहीं हम रशिया के लिए लोन नहीं देंगे, अब वार हो गया दे देंगे। बैंक के पास एक सर्कुलर होता है जिसमें लोन आप किसको देते हो उसमें लिखा होता है। उसमें एक पॉइंट है कि डिस्प्यूटेड एरियाज या वार जोन एरियाज या जहाँ वॉर चल रहा है वहाँ लोन नहीं देंगे। तो मैंने बोला कि उसके बाद भी मैंने कभी भी मैंने बात सुनी, सब कुछ बैंक मैनेजर के हाथ में होता है। इस साल बहुत बच्चों ने अलग अलग बैंक से लोन कराया है, बहुत बच्चों के लोन मना भी हुए कि आप ये वो रशिया है नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मैनेजर ने दिया है। सो ये बोल रहा हूँ कि एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर चाहे तो आपको 1 हफ्ते में भी लोन दे सकता है, सब बैंक मैनेजर के हाथ में, अगर आपके सब डॉक्यूमेंट दे तो। लेकिन यदि बैंक मैनेजर चाहता ही नहीं है तो आपके पास प्रॉपर्टी कितनी भी हो या कुछ भी हो, आपका मॉर्गेज के लिए सबको, लेकिन बैंक मैनेजर नहीं देगा, वो बोलेगा कि रशिया के लिए देते नहीं, उसको नहीं करना होगा वो काम, उसको लगता होगा हेडेक ऐसे। तो ये सब आपके लक पे है। और PNB में ट्राई करिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्राई करिए, बाकी आप प्राइवेट कुछ HDFC ICICI में भी ट्राई कर, थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा बट यू शुड ट्राई। और कभी भी अगर आपको एजुकेशन लोन मिल रहा है तो ले लो, भैया रेट तो बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन लोन रशिया के लिए मिलना एक ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं क्लास से आया अभी। सो ये सब चीज़ें मैंने बता दी कि कौन देता है कौन नहीं देता है। अभी अपन बात करेंगे कि अभी लोन तो सैंक्शन हो गया, अब बहुत सारे बच्चों को पता है कि जैसे ऑरेनबर्ग में 1 टाइम पैकेज होता है। जैसे ये कॉलेज में जो कॉन्ट्रैक्ट्स है जिन्होंने कॉलेज लिया है वो 1 टाइम पैकेज का ऑप्शन देते हैं। मतलब
अगर आपने एक साथ 6 साल की फ़ी भरी तो आपको थोड़ा कम पैसों में पड़ता है, तो लगभग 19-20 लाख के आसपास होता है 6 साल का हॉस्टल और कॉलेज फ़ी, बस ट्यूशन फ़ी हॉस्टल फ़ी लगभग 20 लाख के आसपास। तो ऐसा ऑप्शन हर जगह नहीं होता, ये यहाँ की कॉन्ट्रैक्टर ने रखा है। वी पे देम एंड दे पे टू द यूनिवर्सिटी, हम लोग यूनिवर्सिटी को नहीं दे रहे पैसा, वी पे देम एंड दे पे टू द यूनिवर्सिटी, समझ रहे हो? जहाँ जहाँ पैकेज वाला सिस्टम है जहाँ भी, तो उस केस में आप वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते हो, वो आगे यूनिवर्सिटी को पे करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोले कि भाई ओरेनबर्ग कॉलेज वन टाइम लेता है, ऐसा नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर ले रहे हैं, बाकी वो उनका हिसाब है। ऐसा हर जगह नहीं होता, ये सिर्फ ओरेनबर्ग में ही है और एक दो और कॉलेज में है जहाँ वो कॉन्ट्रैक्टर स्पेसिफिकली काम करते हैं। बाकी पूरे रशिया में एवरी ईयर पर ईयर आपको पैसा भरना पड़ता है, मतलब 2.5 लाख फी है तो 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 6 साल, समझ रहे हो? आप सेमेस्टर वाइज भी अपना पैसा भर सकते हो, 1.25 ऐसा 6, मतलब आप सेमेस्टर वाइज पैसा भर सकते हो। अब जैसे मैं बोला अभी एक चीज़ आपको समझानी बाकी है। बैंक कभी भी एजुकेशन लोन का पैसा एक साथ नहीं देता, समझ रहे हो? हाँ, उसके बाद भी फिर सब कुछ बैंक मैनेजर के हाथ में, आपके रिलेशन अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, आपको बैंक एक साथ बोलेगा कि ये लो एक साथ इतना पैसा लो। लेकिन जनरली अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन लोन के टर्म्स, एजुकेशन लोन कभी भी पर ईयर डिस्बर्स होता है। आपने लिया, पास हुए, उसको पासिंग सर्टिफिकेट दिया, अगले साल का मिला, फिर पास हुए, लोन मिला। तो एजुकेशन लोन हैज़ टू बी गिवन पर ईयर वाइज, एक साथ नहीं मिलता, बट फिर वही सब कुछ बैंक मैनेजर के हाथ में। अगर आपने बैंक ने बोला कि चाहिए तो वो दे देंगे, बट जनरली सारे बच्चों को पर ईयर भरने का ही पैसा का काम होता है। सो अभी जैसे मैंने 7.5 लाख रुपए लोन लिया था, तो अब मैंने मान लो मैंने सेकेंड डे में लोन लिया, बराबर। तो अगर मैंने सेकेंड डे में लोन लिया है तो सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 कितने साल बचे? 5 साल। मेरे को सेकेंड डे की भी मेरी फी भरनी थी, थर्ड की भरनी थी, फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स की, 5 साल की भरनी। इस 7.5 लाख के 5 हिस्से हुए। अब सब जगह ऐसा होता है कि मुझे पता नहीं, बट मेरा ऐसा हुआ, तो मुझे हर साल 1.5 लाख ही मिलता था। जितना भी पैसा आपको मिल रहा है डिवाइड बाय द ईयर्स रिमेनिंग, ऐसा होता है। जैसे आपने अगर सेकेंड डे में लोन लिया है, ठीक है, तो आपको जितना पैसा आपको मिला है उसके 6 हिस्से होते हैं, जो भी आपके फी स्ट्रक्चर में जो मेंशन है। यदि सेकेंड डे का पैसा इतना लिखा है, थर्ड डे का है, तो उसका जो भी आपके फी स्ट्रक्चर में मेंशन है, बैंक उसके हिसाब से पैसा भरती है। हो सकता है किसी में सेकेंड डे में 3 लाख, थर्ड ईयर में 2 लाख ऐसे लेगा, तो बैंक उसके हिसाब से भरेगी। जैसा फी स्ट्रक्चर आप बैंक को देंगे, बैंक उस हिसाब से पैसा भरती है। बैंक कभी भी एक साथ पैसा नहीं देती है, एजुकेशन लोन एक साथ कभी भी डिस्बर्स होता नहीं है। अब इसका रिपेमेंट कैसे होता है और इंटरेस्ट रेट का कैसे? तो अब जब 2020 में मैंने लिया था तो 8.5% से लिया था, और आज के डेट पे एजुकेशन का इंटरेस्ट कम से कम 9.5 to 10% के आसपास है, डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक, इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। गर्ल्स का एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट कभी भी बॉयज से 0.5% कम होता है। यदि अगर मेरा उस टाइम पे 8.5% था, तो यदि मेरे जगह कोई और लड़की एजुकेशन लोन लेती तो उसको 8% होता, ठीक है। सो अगर अभी के ज़माने में अगर आप 10% से कोई लड़का इंटरेस्ट रेट उसको मिल रहा है एजुकेशन लोन के लिए, तो गर्ल को 9.5% से मिलेगा, बस, ठीक है। ये भी बात समझ गई। अब इसका पेमेंट कैसा होता है? सो देखो, एजुकेशन लोन आपने लिया, डिवाइड बाय ईयर्स हो गया, आपको बराबर जितना आपने मांगा उतने हिसाब से पैसा आपको मिल गया। आपके कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद आपके एजुकेशन लोन आपने ले लिया किसी भी तारीख को, उसमें ईयर बैंक ने डाल दिया, आपका कोर्स खत्म हो गया, तो जनरली उसकी मान लो कि 1 साल बाद कोर्स कंप्लीशन के आपको उसका पैसा देना शुरू करना पड़ता है। इसको बोलते हैं मॉरिटोरियम पीरियड। कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद तक बैंक आपको सेटल होने के लिए समय देती है। आप सेटल हो गए, उसके बाद से फिर बैंक पूछते हैं कि आपको जो भी आपका अमाउंट बना है कम्युलेटिव, आपको इसको 5 साल में भरना है, 10 साल में भरना है, 15 साल में भरना है। तो आप बोलोगे सर मुझे 5 साल में भरना है, तो 5 साल मतलब 60 महीने, तो यदि 60 लाख रुपए है तो 60 लाख रुपए आपको 60 महीने में भरना है, ओके, मतलब महीने का 1 लाख रुपए। यदि 30 लाख है तो महीने के 50 रुपए। तो आपको जितना भी अमाउंट है डिवाइड बाय द टोटल ऑफ मंथ्स विच यू हैव सिलेक्टेड। जनरली सब लोग 15 साल ही करते हैं, तो 15 साल इंटू 12, समझना है। उसके हिसाब से आपको पर मंथ की किस्त आपको बैंक को
जमा करनी पड़ती है। ऑल्सो एजुकेशन लोन में आपको बीच बीच में इंटरेस्ट रेट भरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आप मंथली टू मंथली बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। कंपल्सन नहीं है, अगर आपको 6 साल कुछ ही पैसा नहीं भरना तो मत भरो, बट एटलीस्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर आप पर मंथ भरना चाहो तो आप भर सकते हो। आपने वो जो बैंक ने आपकी किस्त फाड़ दी उसके बाद से आप थोड़ी थोड़ी ज़्यादा किस्त डालो, उसको जल्दी खत्म कर दो, वो ठीक है। बट अभी जैसे मेरा कोर्स चल ही रहा है और मैं सोचूं कि एक काम करूं, मेरे पास पैसा आ गया, जो मैंने एजुकेशन लोन लिया था, मेरा कोर्स चल ही रहा है और मैं जाके भर दूँ, तो ऐसा नहीं होता। वो एजुकेशन लोन ऐसा समय के पहले आप नहीं कमिट कर सकते। आपकी जब बैंक ने बोला कि अभी मैं आपको अब यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से आपको बाद पैसा बढ़ना है, इसके बाद आप एक साथ पैसा भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मेन इशू मैं समझाता हूँ। देखो, रशिया और यूक्रेन थोड़े से टेंस हालात में थे। ये सब चीज़ें जो भी पैंट देख रही है, ये सब बॉर्डर पर होता है, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने बहुत बार देखा होगा पाकिस्तान इंडिया में बॉर्डर पर लड़ाई होती है, तो इससे नागपुर वालों को, कोल्हापुर वालों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हरियाणा वालों जो भी है अपने को पता तक नहीं चलता। सेम चीज़ें वो होता है, वो बॉर्डर पे होते हैं। अभी रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तो इस कारण बहुत सारे देशों ने रशिया पे सैंक्शन लगाया मतलब उसके साथ धंधा बंद कर दिया। जो भी इंटरनेशनल सैंक्शन लगाया, ट्रांसनेशनल सैंक्शन लगाए, आप इंडिया टू रशिया या किसी भी देश से डायरेक्ट रशिया के अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकते। अब बैंक बोलती है कि हम डायरेक्ट कॉलेज को पे करेंगे। इस केस में आपको बैंक को समझाना कि देखिए सर, मेरा बच्चा रशिया पढ़ने आ रहा है और वहाँ पे सैंक्शन लगे, तो आप डायरेक्टली इंडिया से रशिया पैसा नहीं डाल सकते। वो पैसा सर आपको हमारे अकाउंट में डालना पड़ेगा, या जो भी हम कंसल्ट का नंबर देंगे उनके इसमें, और उसको रूबल में कन्वर्ट करा के उस बच्चे की फ़ी भर के हम लोग आपको रिसीव दे देंगे। सो वो कंसल्टेंट आपके आनर को रूबल में कन्वर्ट करके देता है। और जब उसके बाद अभी रूबल आ गए, रूबल तो रशिया करेंसी को रशिया के अकाउंट में डाल सकते हैं, क्योंकि रूबल वो कहाँ रखेगा, उसके पास कोई ना कोई रशियन अकाउंट होगा उस एजेंट के पास में। तो जब वो एजेंट अपने रशियन अकाउंट से यूनिवर्सिटी के रशियन अकाउंट डालेगा, तो उसका रिसिप्ट आपको मिलेगा कि ये है ऐसा पैसा भरा है, तो वो सर हम आपको दे देंगे। तो आप कोई भी बैंक रशिया के किसी भी कॉलेज में डायरेक्टली पैसा नहीं भर सकती। अब तक जब मैं 2025 में वीडियो, 2024 में दिसंबर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अब तक ऐसा नहीं होता है। तो बैंक को आपको समझाना पड़ेगा। बस आई होप कि सारा चीज़ क्लियर है, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। लोन आपको तब से भरना है कोर्स ख़त्म होने के 1 साल बाद तक। बैंक आपको टाइम देते हैं। आप कोर्स ख़त्म हो जाएंगे, बैंक में जाएंगे, सब बोलेंगे सर मेरा अभी कोर्स कम्प्लीट हो गया, अब मुझे बताइए यहाँ से मुझे कब इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई। तो फिर बैंक बोलेगी कि देखो बेटा, आपको कोर्स तो खत्म हो गया इस टाइम पे, बट आपने लोन इस तारीख से लिया, तो इस तारीख के हिसाब से 6 साल बाद या 7 साल बाद, 6 साल तो मेरा कोर्स हो गया, जब तक भी था कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद आपको 1 साल, तो ये सर आपकी डेट है, इस डेट से आपकी EMI कटनी शुरू हो जाएगी। तो उस केस में आप बैंक से पूछ सकते हो। बस ये था लोन के बारे में वीडियो। लंबी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती है, बट आई होप कि आप समझ गए होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुभरात्रि। सब्सक्राइब करके जाइए, व्हाट्सएप नंबर दिया है, कहीं एडमिशन लेना है, किसी कंसल्ट का नंबर चाहिए, मुझसे बात करिए, कोई फीस स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे मैसेज करिए। धन्यवाद।